हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सोच में। हम लोग जो चल रहे थे भारतीय भूगोल को लेके उसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको कि भारत का भौगोलिक विभाजन अगर मोटा मोटी देखना हो तो किस प्रकार है। आज विस्तृत चर्चा की तरफ चलते हैं और हमारे फोकस में जो रहेगा वो रहेगा हिमालय, द ग्रेट हिमालय। देखिए दोस्तों, जैसा ये रहा हमारा प्यारा भारत, इस प्यारे भारत को हमने कुछ हिस्सों में बांट करके ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, इस तरह से देखा। सबसे पहले तो ये राजस्थान वाला एरिया अलग निकाल दिया, ठीक, राजस्थान का एरिया अलग निकल गया, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है पूरा। उसके बाद ये जो ग्रीनरी है, ये जो ग्रीन एरिया है, ये पूरा मैदानी भाग हो गया, ठीक है। नीचे का एरिया त्रिभुजाकार एरिया, ये पठारी भाग है, और जो ऊपर बचा ये सब क्या है, हिमालय का भाग है, ठीक है। एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग हमने देख ली। इससे पहले वीडियो में और विस्तार में देखा था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाइए, वहां से विजिट कीजिए। अगर कोई इशू आता है चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, जो भारत का भूगोल विभाजन किया गया उस आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं, उन प्रश्नों को कैसे आपको डील करना है। जैसे 5 भाग हमने आपको बताए। अगर उत्तर से चलना शुरू करें तो सबसे पहले आएगा उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसको हिमालय रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मरुस्थल, उसके बाद आ जाएगा उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार, और लास्ट में समुद्र तटीय मैदान। अगर प्रश्न ये बनता है कि ये बताइए कि सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, अगर प्रश्न ये बने कि सबसे ज्यादा एरिया कौन ले रखा है, तो बताइए आप क्या लगाएंगे। बिल्कुल सही, उत्तर का विशाल मैदान 43% एरिया रखता है पूरे भारतीय भूभाग का, ठीक है। पूरे भारतीय भूभाग का जो एरिया है उसका कितना है, 43% कौन रखता है, उत्तर का मैदान। हमने केवल 3 मैक्सिमम चीजों को ले लिया है। अब देखिए, दक्षिण का पठार ये 28% एरिया रखता है, 28%। उत्तर का पर्वतीय भाग 11%। बोले सर ये इतना कम कैसे, हिमालय तो बहुत बड़ा है। लेकिन हिमालय तो बड़ा है, पूरा इंडिया में थोड़ा ही है, पूरा इंडिया में थोड़ा ही है। जो हिमालयन रेंज है वो हिमालयन रेंज यहां से शुरू होती है, ट्रांस हिमालय से होती हुई पूरी। अब यहाँ कुछ भाग नेपाल ले गया, भूटान में चला गया, चाइना में चला गया, ऊपर यहाँ पे इधर पाकिस्तान में भी कुछ भाग है। इस तरह से हिमालय का पूरा एरिया इंडिया में नहीं है। हम केवल इंडिया के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसका 43% एरिया मैदान लेके रखा है। उसके बाद दक्षिण का जो पठारी एरिया है वो दोस्तों 28% है। उसके बाद उत्तर का पर्वतीय भाग 11%। सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है, बिल्कुल बिना कंफ्यूजन के लगा देंगे तो वो हो जाएगा मैदानी भाग। ज्यादातर केसेस में होता ये है, जब ये प्रश्न आया यूपीपीसीएस का प्रश्न है, यही एस्टेज प्रश्न था 2018 या 19 के पेपर में, तो ज्यादातर लोग पठार का भाग पठाई लगा के आए। उन्होंने देखा कि जब हम मैप को देखते हैं तो मैप को देखने में पूरा का पूरा जो दक्षिण का भाग है कुछ इस तरह से पूरा पठार है, मान लीजिए। चलिए इसको निकाल देते हैं। उसके बाद तो ये सोचा कि देखो सबसे ज्यादा एरिया तो यही घेरे हुए है, अगर आपको दूर से देखने में दृष्टिकोण देखा जाए तो। लेकिन जो मैदानी भाग है वो कैसा है, ये तो त्रिभुजाकार है, लेकिन ये कैसा है, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का एरिया ज्यादा होगा त्रिभुज का, बताइए। यहाँ चौड़ाई भी तो ज्यादा है, यहाँ चौड़ाई कम होती गई है, यहाँ चौड़ाई मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम एरिया में क्या है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा यमुना का मैदान ये है, ब्रह्मपुत्र का मैदान ये है, ठीक है। इस वजह से ओवरऑल मैदानी भाग ज्यादा है और पठारी भाग कम है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। अब शुरुआत करते हैं हिमालय के बारे में, जो हमारा फोकस एरिया है, क्या कि हिमालय चलता कैसे है। तो हम उसी चीज को दोबारा रिपीट करेंगे जो कई बार आपको बता चुके हैं। हिमालय अलग हुआ, ये जो भारत का जो भाग है वो अलग हुआ, कट के किससे, अफ्रीका से। अफ्रीका जो पूरा महाद्वीप जुड़ा हुआ था, जैसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, और इस तरह से मूव करता गया, और जो मेनलैंड था इस मेनलैंड में आकर यहाँ ये टकराया पहले, फिर इसके बाद यहाँ ये इससे अटैच हो गया। लेकिन स्थिति क्या बनी, अब देखिए इसके लिए हम सहारा लेंगे, वो सहारा लेंगे कूजर का भूसंगति सिद्धांत। अगर कहीं पेपर में आ जाए
भूसन्नति सिद्धांत। कि भूसन्नति सिद्धांत किसका है? तो कोजर का है। ज्योग्राफी में कुछ चीजें हैं जो थिंकर के नाम आपको देखने पड़ेंगे। थिंकर तो नहीं कहेंगे, साइंटिस्ट ही मानेंगे इसको, भूगोलविद हैं ये। अब जैसे संसार की उत्पत्ति की थोड़ी सबसे ज्यादा वैलिड किसकी मानी जाती है? बिग बैंग। तो बिग बैंग किसने की? जानना चाहिए आपको। बिग बैंग की थ्योरी होगी। इसी तरह से कोजर का भूसन्नति सिद्धांत जिसमें सबसे ज्यादा फिट बैठता है वो ये कहता है कि देखिए ऊपर का जो भाग था वो था अंगारा लैंड, ये एक मेनलैंड है, और नीचे भी एक मेनलैंड है गोंडवाना। जब ये आए, जैसे ऊपर से ये रहा, ये मूव कर रहा है तो दबाव होगा ना। ये बीच में एक लेयर है, ये लेयर क्या है? ये समुद्र है। ये समुद्र किसका, क्या नाम है इसका? तेथिस सी, तेथिस सागर। तेथिस सागर है ना, ये ऊपर बढ़ा, ये स्थिर है, लेकिन ये जो बीच में जो था, जो एरिया, जो भूप्रपट्टी थी समुद्र की, जब इधर से दबाव पड़ा और इधर से दबाव पड़ा तो ये क्या हुआ? इसमें लहरें आ गई। यही कोजर का भूसन्नति सिद्धांत है। वो कहता है जहां भी आज पर्वत है वहां भूसन्नति रही होगी। भूसन्नति मतलब ऐसा एरिया जो सेडिमेंट्री एरिया था, और सेडिमेंट्री एरिया पे दोनों तरफ से दबाव पड़ा, तो वो क्या हुआ? इस तरह से बलें पड़ गए, उसमें बलन पड़ गए और बलन से वो ऊपर उठ गए, तो उत्पत्ति किसकी हो जाती है? पर्वतों की। ठीक है, हमने जाना कि किस तरह से उत्पत्ति हुई। यहां से प्रश्न ये बनता है कि जहां आज हिमालय पर्वत है वहां कौन सा सागर विराजमान था? बिल्कुल देख लेंगे, तेथिस सागर। ठीक है, ऊपर कौन सा भाग था? अंगारा लैंड थी। नीचे गोंडवाना लैंड का हिस्सा टूट कर अलग हुआ था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा ऊपर जाके टकराया था। बिल्कुल क्लियर हो गया ये सारी चीजें। कोजर का भूसन्नति सिद्धांत आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, तब जानेंगे। ये मेनलैंड में जाकर जब टकराया तब स्थिति कुछ इस तरह से बन गई जो आज का भारत आपको दिखाई देता है। जैसे एक प्रश्न बना था यूपीएससी में रिटन एग्जाम में कि भूगोल यथावत रहता है, इतिहास बदलता रहता है। तो भूगोल तो यथावत रहता है, जो सिर्फ इंडिया की है वो पहले भी थी, लेकिन इतिहास बदल गया। इतिहास कैसे बदल गया? कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान इसको ले गया, पहले अखंड भारत का भाग था, और जो पाकिस्तान वाला भाग है वो भी तो टूट करके आया था इससे, है ना। अगर पाकिस्तानी ज्योग्राफी पढ़ाएगा तो पाकिस्तानी ज्योग्राफी क्या करेगा? पाकिस्तानी ज्योग्राफी पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। ये तो नहीं कहते हम इंडिया से नहीं, हम अलग से टूट के आए थे, अलग से टूट करके पूरे मुसलमान उसको बैठे थे और तैयार करके आए थे, इस तरह का तो कोई नहीं दे सकता ना सिद्धांत। ये पूरा एक मेनलैंड का भाग था, बाद में इतिहास बदल गया, ज्योग्राफी तो नहीं बदली। ज्योग्राफी का तो एरिया वही रहा, ये बन गया, पाकिस्तान बन गया, लेकिन ज्योग्राफी यथावत रहती है, इतिहास बदलता रहता है। बिल्कुल सत्य बात है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? ये आप फैक्ट कहेंगे ज्योग्राफी के, इतिहास से इसको रिलेट करेंगे। इस तरह से होता है चीजें। अब हिमालय के बारे में सामान्य समझ विकसित करते हैं कि हिमालय के बारे में क्या क्या सामान्य समझ हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम क्वेश्चंस को डील कर सकें। ठीक, हिमालय के बनने के लेकर के जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपको अवगत करा दिए गए। तेथिस सागर, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियोस में, जैसे ये जो त्रिभुज है ये यहां टकराया, और जब त्रिभुज ज्यादा फोर्स के साथ इधर सट हुआ, जब लगा तो यहां पर फोर्स ज्यादा लग गया, तो यहां ऊंचाई बढ़ गई, मतलब इस हिस्से में ऊंचाई बढ़ गई, इसमें थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम। तो हिमालय का विस्तार जिस तरह से हुआ दोस्तों, मैप पे इसको देखेंगे, बाद में बताएंगे आपको। यहां पश्चिमी हिस्से में चौड़ाई ज्यादा है और पूर्वी हिस्से में चौड़ाई कम है। अब यदि आपके पास में सेम मैटर है, सेम मैटर मान लीजिए, ऐसा सपोज करते हैं कि आपको 10 किलो रुई दे दी, ठीक है, और उसी रुई को दो हिस्सों में बांट के बोला इधर भी फैलाओ इधर भी फैलाओ, ठीक, लेकिन इधर फैलाने की शर्त क्या होगी? इधर फैलाने की शर्त ये है कि आप इसको 2 मीटर के एरिया में फैलाएंगे, लेकिन इधर कितने फैलाएंगे? इधर 1 मीटर का एरिया होगा, लंबाई दोनों बराबर है, इधर 2 मीटर उधर 1 मीटर। अब क्या होगा? जहां 2 मीटर फैलाई वहां चौड़ाई बढ़ गई तो नीचाई कम हो जाएगी, ऊंचाई उसकी कम रहेगी। जहां उसकी चौड़ाई घट गई 1 मीटर और रुई समान है तो क्या होगा? ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं
पहले तो हम अब विस्तार से जानेंगे क्या चीजें। देखिए, ये पामीर का पठार है, इस दुनिया का छत कहा जाता है, द रूफ ऑफ वर्ल्ड, पामीर का पठार। इस पामीर की गांठ से, इसको गांठ कहना ज्यादा उचित होगा, इस गांठ से 3 श्रृंखलाएं निकली है। जो सबसे बड़ी श्रृंखला इसमें से है वो है हिमालय। उसके अलावा जो श्रृंखला निकली, एक हिंदुकुश चला गया, ये रहा, दूसरा कुल्लू की पहाड़ियां चली गई। हिंदुकुश की रेंज आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में है। यही हिंदुकुश रेंज तक जो है विस्तार था हिस्ट्री में, अगर देखेंगे आप तो अशोक का, यही हिंदुकुश वाला रीजन है। और यही सबसे ज्यादा गलती करते थे हमारे इंडिया का राजा, काहे कि उस रीजन में अपना कुछ सिक्योरिटी होता नहीं था। बोला अपन तो राजा है, कौन सा अपने कौन दबाएगा जाके। अगर उस रीजन में सिक्योरिटी होता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भी इन्वेटर इंडिया में हुए वो इसी रेंज से हुए, इसी रेंज से सबसे ज्यादा इन्वेटर इंडिया में हुए सबसे ज्यादा। क्योंकि जो वो थी नेवी थी, वो डेवलप नहीं थी किसी की, और नेवी से पहले जमीनी स्तर से युद्ध लड़े जाते थे। तो जो भी इस्लामिक इन्वेटर हुए वो केवल इस कारण हुए कि हिंदुकुश रेंज पे हमारा कुछ सिक्योरिटी थी ही नहीं। अगर उस रेंज पे सिक्योरिटी होती तो वहां से एंट्री इंडिया में नहीं हो पाता, क्योंकि आपको इधर हिमालय चढ़ के तो आइएगा नहीं, हिमालय चढ़ के आ जाइएगा तो वहां एवरेस्ट पूरे जीवन में आदमी एक बार चढ़ ले तो पूरा नाम हो जाता है हम एवरेस्ट चढ़े हैं। जो सबसे पहले चढ़ लिया उसका पूरे इतिहास में नाम है भाई एवरेस्ट है। अब उस एवरेस्ट को पार करके कोई सेना तो आने से रही, क्योंकि एवरेस्ट पार करना मतलब अपने आप में उपलब्धि है। एवरेस्ट पार करने के लिए जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए भाई, यहां दिमाग में केमिकल लोचा चाहिए, तब जाके आप एवरेस्ट चढ़ पाएंगे। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे पास बना हुआ है खैबर पास, इस पे मतलब 2 पहाड़ियों के बीच में छोटा सा रास्ता, उसको पास बोलते हैं, दर्रा। अब खैबर दर्रे पे किसी का ध्यान ही नहीं, इसी वजह से सारी जो है इन्वेटर इंडिया में आए। ठीक है, अब देखो इस पे अगर हो भी जाता, मान लीजिए कि हम लोग अपना सिक्योरिटी रख लेते तो परिस्थिति हो सकता है वो चेंज हो जाती, लेकिन इतिहास में जो हो चुका है वो हो चुका है। अब ये तो नहीं है कि देखो अगर पीएम जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जगह अगर पटेल साहब होते तो क्या होता, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, इनमें कुछ नहीं। इतिहास में जो हो गया वो हो गया। हमारा फोकस कहां है, ज्योग्राफी में। तो पामीर के गांठ से 3 पर्वत श्रेणियां निकली। पामीर के पठार आप जानते हैं, दुनिया की छत इसको बोलते हैं। कुल्लू निकला, हिंदुकुश निकला और हिमालय निकली। ये रहा ग्रेट हिमालय। अगर इंडिया में इसको देखेंगे ग्रेट हिमालय को, तो देखिए पूरे बड़े मैप पे यहां से पूरा ग्रेट हिमालय ऐसे चला, ये होता हुआ नीचे तक आया। और कहा जाता है, ये सिद्ध हो भी चुका है कि जो अंडमान निकोबार जो है वो भी हिमालय का ही उभरा हुआ भाग है। पहले हिमालय समुद्र में जाकर डूब गया और फिर वो रेंज निकली बाहर, तो ये द्वीप बने। ठीक है, इस तरह से पूरा रेंज है। लेकिन बोले सर आपने यहां हिमालय बनाया है और इसमें क्या है, तो देखो हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले मिड में रख लेते हैं हिमालय, हिमालय द ग्रेट हिमालय। हिमालय से जो ऊपर है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, और नीचे जो रह जाता है हिमालय के बाद वाला, इसको बोलते हैं शिवालिक। द ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालय। मध्य में क्या है, हिमालय। ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये हिमालय है आपका। इस हिमालय से ऊपर जो है वो ट्रांस हिमालय है, और जो नीचे रह गया वो क्या हो गया, वो शिवालिक है, लघु हिमालय जिसको बोलते हैं, लघु हिमालय। तो अब 3 चीजें आपसे पूछते हैं, A2, उसके बाद एवरेस्ट, कंचनजंगा। बोला जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, तो एवरेस्ट होगी। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची है, दुनिया का हाई। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी A2 ऑस्ट्रिच गवर्नमेंट, भारत की।
फिर प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और जब उत्तर होता है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा भी लगता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया से बाहर है। इसे तो तुम हटाई दो, दुनिया की सबसे ऊंची और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, हटा दो। अब आ जाओ, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर प्रश्न आता है तो आप आंसर लगाएंगे A2 ऑस्टिस गॉडविन, बट A2 ऑस्टिस गॉडविन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, वो पार्ट है किसका? ट्रांस हिमालय का। वो पार्ट किसका है? ट्रांस हिमालय का। ये जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय। अगर प्रश्न बनता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब आपका उत्तर होगा कंचनजंगा। ठीक है, तीनों में कोई कंफ्यूजन? 1% लेना चाहिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी A2 ऑस्टिस गॉडविन। यदि पूछा जाए कि हिमालय, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब आएगा कंचनजंगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। इनको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप तो पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, उस हिसाब से सबसे ऊंची चोटी कहां होनी चाहिए? बताइए, पश्चिमी भाग में या पूर्वी भाग में? नो डाउट पूर्वी भाग में। जो आपका एवरेस्ट है वो भी पूर्वी भाग में है, ठीक है, और कंचनजंगा भी पूर्वी भाग में है, कंचनजंगा भी पूर्वी भाग में है, नो डाउट। अब बात कर लेते हैं हिमालय की जो तीन जो श्रृंखलाएं हैं। एक तो मध्य में तो ग्रेट हिमालय है, उसके ऊपर ट्रांस हिमालय है और नीचे शिवालिक है। पहले ट्रांस हिमालय को देख लेते हैं, उसके बाद ग्रेट हिमालय पे आएंगे, लास्ट वाली शिवालिक। ठीक है, देखो पर्वत जो है ना, ये नवीन पर्वत है। पहली बात तो ये है कि ये नवीन पर्वत है। क्या है ये? नवीन पर्वत है, नवीन पर्वत। न्यू फोल्ड माउंटेन, फोल्ड तो आप जानते हैं, वलय को फोल्ड बोलते हैं। ये क्या है? नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत। ये नवीन वलित पर्वत है, ठीक, न्यू फोल्ड माउंटेन्स। जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स होती हैं उसमें होता यह है कि इनका अभी अपक्षय और पर्दन बाकी है। मतलब जब आप पढ़ेंगे बड़े ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, तो उसमें जानेंगे अपक्षय और पर्दन कैसे होता है। नदियां अपक्षय करती हैं और अपने साथ में सेडिमेंट लाती उनका पर्दन कर देती है। वायु द्वारा भी अपक्षय होता है, ठीक है, तापमान द्वारा भी होता है। उसे तापमान कैसे कर देगा? जैसे अब न्यू फोल्ड माउंटेन है, नया पर्वत है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन जरूर होगी, क्योंकि सब पहाड़ों के अंदर किसी न किसी टाइप का धातु वगैरह इत्यादि होता है, केमिकल रिएक्शन। अब जैसे चूना होता है, चूना पत्थर तो जानते हो, चूना पत्थर पे जैसे पानी डालोगे चूना पे, तो उसमें भाप निकलती है, वो बिखर जाता है ना। इसी तरह से पानी मान लो बरसा और ये जो स्पेस था उसमें जाके भर गया। जब तापमान ज्यादा हुआ तो स्पेस में बाष्प बनी, बाष्प बनी तो क्या हुआ? विखंडन होने लगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर लैंडस्लाइडिंग की घटना मिलेगी तो इन्हीं नवीन वलित पर्वतों में मिलेगी। भूस्खलन, भूस्खलन भी एक प्राकृतिक आपदा है, तो भूस्खलन की घटना यहां मिलेगी। बादल का फटना, भूस्खलन होना, बादल फटेगा, एक साथ पानी आएगा, भूस्खलन होगा। इतना बड़ा त्रासदी होता है। केदारनाथ त्रासदी कौन भूल गया, है ना? इसी वजह से आता है, नवीन वलित पर्वत है, अभी इनकी मिट्टी जो है पूर्णतः सेट नहीं है, इनकी मिट्टी में भी अपक्षय पर्दन बाकी है। तब जाकर के ये एकदम कठोर बाग में बन जाएंगे, जो आज हजारों साल बाद होगा। जिस तरह से जो हुआ, जैसे दक्षिण भारत का पठारी भाग में बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, है ना। अरावली की रेंज है, अरावली जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, पुरानी वलित पर्वत है। पुराने में क्या हुआ कि ओल्ड में उसके बाद अपक्षय अपवर्तन सब कंप्लीट हो गया। अब जो वो बच्चा, मान लो उसका ऊंचाई ज्यादा नहीं है, इसका ऑनर एवरेज ऊंचाई कितना है? 6000 किलोमीटर है, 6000 मीटर है एवरेज। एवरेस्ट का तो 8850 है, 8850 मीटर है एवरेस्ट का। पहले 8848 था, जो न्यू मेजरमेंट आया उसके हिसाब से 8850 है ना, 8850 50 न्यू मेजरमेंट के हिसाब से। एवरेज इसका 6000 और ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एवरेज कितना होता है? 1500 2000, इतना हाइट होती है मीटर।
मीटर को किलोमीटर में मानोगे तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यहां कितना जा रहा है 6 किलोमीटर। ये अंतर है, तभी लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होगा। इसी वजह से बोलते हैं पर्वत में घूमने जाना है तो आपको भाई साहब बरसात के मौसम में नहीं जाना है, तो जाओगे तो सही, अब वापस आओगे इसका गारंटी नहीं है। खूबसूरती इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खतरनाक भी होती है। ब्यूटी ऑलवेज केयरिंग अ डेंजर, किसी भी एस्पेक्ट में देख लेना, क्योंकि ब्यूटी जहां है वो डेंजर साथ साथ चलता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हिमालय की, और हिमालय में हमने देखा ट्रांस हिमालय है, मेन हिमालय रहा, ग्रेट हिमालय, और नीचे है शिवालय। ठीक है, लघु हिमालय। ट्रांस हिमालय देखिए, ट्रांस हिमालय में 3 रेंज है। ठीक है, वो 3 रेंज कौन कौन सी हैं, ये देखिए ऊपर है, काराकोरम, काराकोरम, ठीक, काराकोरम हो गया, जास्कर हो गया, काराकोरम, जास्कर, काराकोरम, जास्कर, इसके मध्य में जो है वो है लद्दाख। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, ये 3 रेंज हैं जो ट्रांस हिमालय में है। अलग से समझ लो, इसी क्रम में याद रखो, क्रम आता है कि भाई किस क्रम में है ट्रांस हिमालय की, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक, झेलम नदी कहां से होकर बहती है, यहां से, लद्दाख और जास्कर के बीच में झेलम है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय की 3 रेंज हो गई। इसी रेंज में एटुओस्टिस गॉडविन स्थित है। ठीक है, हमने 3 रेंज के बारे में जान लिया, तीनों कश्मीर में है, इसमें से कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, तीनों कश्मीर में है। ठीक है, अब जो नया विभाजन हुआ उसके हिसाब से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जैसे ये J&K हो गया, ऊपर लद्दाख का भाग हो गया, तो जो काराकोरम है वो केवल लद्दाख में पाई जाएगी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में होगी, और ये दोनों में होगा। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि नया भौगोलिक, देखो भूगोल स्थिर रहा लेकिन इतिहास बदल गया, फिर दोबारा वही आता है, ये यूपीएससी पूछता है, भूगोल स्थिर रहा लेकिन इतिहास बदल गया, इतिहास कैसे बदल गया, कल तक जहां पे आर्टिकल 370 था, अब आर्टिकल 370 इतिहास का भाग बन गया। अब यहाँ पे भारतीय संविधान का यूनियन टेरिटरी लॉ लग गया। 2 भाग में इसको बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। हमने जान लिया ट्रांस हिमालय को बड़े विस्तार में। अब चलते हैं दोस्तों ग्रेट हिमालय की तरफ। चलिए ग्रेट हिमालय की तरफ चलते हैं। आपको ग्रेट हिमालय को लेकर के सामान्य समझ तो आपको विकसित होगी, जो सामान्य समझ आपको समझाना चाहते थे। अब ग्रेट हिमालय एक रेखा में अगर हम देखें ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सबसे पहले आता है कश्मीर हिमालय, ये हिमालय के भाग हैं। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय, उसके बाद आता है नेपाल हिमालय, उसके बाद आ जाएगा सिक्किम हिमालय, और यह लास्ट में आ जाएगा पूर्वी हिमालय। ये पढ़ने के दृष्टिकोण से बांटा है, या मेरे को ऐसा हिमालय बटा हुआ ऐसा नहीं, पढ़ने के दृष्टिकोण से ऐसे बांटा जाता है। ठीक है, पूर्वी हिमालय, समझ रहे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां ये बांटा है नदियों के आधार पे, ये 1 2 3 4 5 नदियां हैं, 5 नदियों के हिसाब से इसको बांट किया जाता है। यहां कौन सी होगी, सिंधु, सतलज, काली। ठीक है, यहां आपकी आ जाएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ये हिमालय के भाग बन गए। पहला कश्मीर हिमालय कश्मीर में है। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं। यहां आपकी कौन सी नदी होगी, सिंधु। ठीक, यहां होगी सतलज।
कश्मीर में देखो, पंजाब हिमालय जो अलग से पढ़ते हो, ज्यादा दिक्कत मत लो, उसको इसी में कंसीडर कर लेते हैं, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय में। और कश्मीर के बाद जो कुमायूं बोला जाता है, देखो यहाँ तक इसको हमने देखी है, यहाँ पंजाब का जगह पंजाब हिमालय बोलते थे, ये रहा जो पार्ट है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का पहले का नाम जो है कुमायूं गढ़वाल के नाम से जानते थे, तो जनजाति थी कुमायूं गढ़वाल, इस वजह से इसको कुमायूं हिमालय बोला जाता है। ठीक है, इधर सतलज नदी है, इधर काली नदी है। ठीक है, कुमायूं हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, और उसके बाद नीचे आ गया सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट। यहां से कौन सी निकलती है बताइए? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, इस तरह से हिमालय को इन भागों में बांट दिया गया, पूरे हिमालय। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसकी ऑन एन एवरेज हाइट कितनी है बताइए? ऑन एन एवरेज हाइट जो इसकी है वो 6000 मीटर है, ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो द हिमालयन रेंज की जो ऑन एन एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। या नमचा बरुआ से ये मुड़ जाता है, इसको सिंटैक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ये जो मुड़ा है ना, इसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बॉन्ड। सिंटैक्सियल बॉन्ड इस मोड़ को। और यहां जो एरिया है, यहां होता है नमचा बरुआ। नमचा बरुआ पे इसके अंत होता है। ठीक है, यहां नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ तक पूरा हिमालय है। ठीक है, ये यहां देखिए, यहां पे टूट जाता है, तो ये अलग अलग यहां पे विखंडित हो जाता है, नमचा बरुआ है। उसके बाद ये छोटी छोटी पहाड़ियों के क्रम में है, कहीं खत्म हो गया, कहीं उठ गया, इस तरह से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां विस्तार से पढ़ेंगे। ये हिमालय के बारे में है। ठीक, हिमालय के बारे में हमने जाना बहुत सारी चीजों को, उनमें से ये है। अब आपका काम क्या रह जाता है? मैपिंग का। मैपिंग का ये कि जैसे एक बार आप गो थ्रू हो जाइए सारी चोटियों से। कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा कहाँ है? नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नमचा बरुआ, ये सारी चीजें मैप में आप एक बार देखिए अपने सामने। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप अवेयर हो गए, चीजों को आप जान गए। अब मैप में आप देखिए, क्वेश्चन को स्ट्राइक करिए और चीजों को याद रखिए, कैसा कहां ऊंचा होगा कहां नीचा होगा, ये थोड़ा सा दिमाग में बना रहेगा, तो बहुत सारी चीजें हम डील कर ले जाते हैं। बहुत सारी चीजें हम डील कर ले जाते हैं इन्हीं के आधार पर। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है, अगर ये नहीं होता, सपोज करो कि अगर इंडिया में हिमालय होता ही नहीं तो क्या होता? अगर हिमालय में मतलब हिमालय होता ही नहीं इंडिया में उत्तर में, फिर अगर इतनी ऊंचाई होती ही नहीं फिर क्या होता? अगर नहीं होता तो दो बातें होती। पहली कि इंडिया के मानसून का रुख चेंज हो जाता है। वो ऐसे जो मानसूनी बादल यहां से उठते हैं अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से, ये उठने के बाद में जब ये जाकर के हिमालय की रेंज से टकराते हैं और वापस फिर वर्षा करने लगते हैं और ये सीधे निकल जाते हैं। पहला तो मानसून का क्रम प्रवर्तित हो जाता, पहला क्या प्रभावित होता? मानसून। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं, साइबेरिया जानते हैं कौन सा एरिया है? रूस का एरिया है। साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं को ये रोकता है और बचाता है इंडिया को, वरना पूरा एरिया यहां तक का या इससे ज्यादा भी ये शीत रेगिस्तान हो जाता। शीत रेगिस्तान, ये शीत रेगिस्तान क्या होता है? ये तो रेगिस्तान सब जानते हैं कि डिजर्ट होता है, बालू होती है, सैंड होती है, बड़े बड़े टीले होते हैं और वहां जाके पिक्चर की शूटिंग होती है। ऐसा नहीं है, वहां भी इकोनॉमी डेवलप होती है, वहां भी लोग रहते हैं, उनका जीवन स्तर है, कल्चर है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने जहां राजस्थान को कैसे देखते हैं? रेगिस्तान एरिया। कई बार तो मतलब कहीं बाहर मिलते हो ना, जैसे बाहर मिले तो बोले मैं सर राजस्थान से हूं, तो लोगों का नजरिया ऐसा होता है कि बस मतलब एक हाइपोथेसिस बन जाती है कि ये राजस्थान से है, मतलब इसका घर के आसपास सैंड होगी, बड़े बड़े टीले होंगे, ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, राजस्थान में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां मैदानी भाग है, फल सब्जियां उगाई जाती हैं। जरूरी नहीं हर आदमी बीकानेर से हो, जोधपुर में ढूंढ के दिखाओ,
रेत के टीले कहाँ ढूंढोगे? जयपुर में है क्या? तो हाइपोथेसिस मत बना लिया करो। लोगों को बहुत गंदा हाइपोथेसिस होता है एरिया को लेकर, इसको बोलते हैं क्षेत्रवाद। तो ये फलाना बंदा वहां का, इसको जजमेंटल एटीट्यूड है 2 मिनट में, यार ये राजस्थान वाला है तो ऐसे 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 होगा। ऐसा नहीं है, आपको जजमेंटल नहीं होना है। शीत रेगिस्तान हो जाता है। शीत रेगिस्तान में क्या होता है कि वही कुछ भी वनस्पति नहीं उगेगी, ठंडी हवाएं चलेगी, जमीन पे बर्फ की चादर छाई रहेगी, जानवर और वनस्पति दोनों ही नहीं होंगे शीत रेगिस्तान में। ठीक है, हमने हिमालय के बारे में जाना, बहुत विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की। इससे छूटे कुछ भी और फैक्ट हो जाएंगे तो हम अगले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाता है। अभी जहां तक आपको बताया, यहां तक आप रिवीजन करें, चीजों को एंजॉय करें और शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।